गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो किसी भी आधुनिक संगठन के लिए एक तरह से जीवन रेखा है। बिल्कुल, एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। हाँ, तो आज का हमारा स्रोत है फाउंडेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब जब भी ये शब्द आता है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या एमआईएस, तो लोगों को लगता है कि कुछ बहुत ही टेक्निकल बात होने वाली है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सर्वर रूम में बैठे हैं या कोडिंग और जटिल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जो कि सिर्फ एक हिस्सा है इसका। हाँ, तो आज की चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस एमआईएस को डिकोड करें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे विशाल और बिखरे हुए डेटा को छानकर एक उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज के समय में हर तरफ डेटा का एक अंतहीन समुद्र है। हर एक क्लिक, हर ट्रांजैक्शन डेटा बना रहा है। लेकिन ये जो रॉ डेटा है ना, ये अपने आप में बिल्कुल अर्थहीन है। जी। जानकारी तभी मूल्यवान है जब उसे सही संदर्भ में समझा जाए और अमेंस सही जगह पर लागू किया जाए। बिल्कुल, और यही हमारा मिशन है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए इस तकनीकी आवरण के पीछे छिपे असली अर्थ को सामने लाना। जी, एमआईएस असल में उस शोर शराबे वाले कच्चे डेटा को एक ऐसी शक्ल देता है जिससे बड़े फैसले लिए जा सके। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, जी, एमआईएस है क्या? देखिए, अगर सरल शब्दों में कहूं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या एमआईएस जानकारी इकट्ठा करने, उससे प्रोसेस करने और सहेजने का एक व्यवस्थित तरीका है। मतलब सिर्फ डेटा जमा करना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाने का भी सिस्टम है। जी। और इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। क्या? अक्सर लीडरशिप को लगता है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो उनका काम हो गया, एमआईएस तैयार है। हाँ, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि एमआईएस केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। इसमें मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब मशीनें कितनी भी तेज हो, इंसान का रोल खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इन तीनों के सही तालमेल से ही संगठन में जानकारी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? इसका मुख्य लक्ष्य हर स्तर के प्रबंधकों को समय पर सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। प्रासंगिक यानी जो उस वक्त उनके काम की हो। हाँ, क्योंकि ये जानकारी योजना बनाने या प्लानिंग करने, निर्णय लेने और नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। और विश्लेषण करने के लिए भी। एकदम सही। बिना सटीक डेटा के आप एनालाइज क्या करेंगे? तो अब इस सिस्टम को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में एमआईएस के 6 प्रमुख घटकों का जिक्र है। जी, 6 मुख्य हिस्से हैं। तो हम इन 6 हिस्सों को एक तार्किक क्रम में समझेंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि एनालिटिक्स कैसे कच्चा डेटा रणनीतिक उपकरण बन जाता है। पहला है डेटा संग्रह या डेटा कलेक्शन। हाँ, ये सबसे शुरुआती कदम है। संगठन के अंदर और बाहर के विभिन्न स्रोतों से
कच्चे डेटा को इकट्ठा करना। अंदर और बाहर दोनों जगह से। बिल्कुल। आंतरिक डेटा जैसे सेल्स रिपोर्ट और बाहरी डेटा जैसे बाजार के रुझान या प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं। और फिर आता है दूसरा घटक, और यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। डेटा प्रोसेसिंग। ये सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है, क्योंकि जो कच्चा डेटा आया है वो तो बस एक ढेर है। प्रोसेसिंग में हम उसे छांटते हैं, हम उसका सारांश निकालते हैं, सॉर्टिंग और समराइजिंग। बिल्कुल, उसका विश्लेषण करके उसे व्यवस्थित करते हैं। मतलब रेत के पहाड़ से सोना निकालने वाला काम है ये। सही कहा। और जब वो सोना यानी सार्थक जानकारी मिल जाती है तो तीसरा कदम आता है सूचना भंडारण या इंफॉर्मेशन स्टोरेज। उसे सुरक्षित रखना। जी। प्रोसेस की गई इस जानकारी को डेटाबेस या अन्य स्टोरेज सिस्टम में सुरक्षित रखा जाता है ताकि जब जरूरत हो तो मिल सके। हाँ, और इसी से चौथा घटक जुड़ता है, जो है सूचना की पुनर्प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। हाँ, मतलब जानकारी को वापस निकालना। बिल्कुल, जब भी आवश्यकता हो सहेजी गई जानकारी को तेजी से और कुशलता से प्राप्त करना। क्योंकि अगर जानकारी सिस्टम में है लेकिन मैनेजर को मीटिंग के वक्त नहीं मिल रही तो उस महंगे सिस्टम का कोई फायदा नहीं। एकदम सही। और पांचवा घटक है सूचना का प्रसार या इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन यानी सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचाना। हाँ, रिपोर्ट और डैशबोर्ड के जरिए, क्योंकि कोई भी सीईओ 100 पन्ने की एक्सेल शीट नहीं पढ़ना चाहेगा। बिल्कुल नहीं, उन्हें डैशबोर्ड चाहिए जहां सब कुछ एक नजर में साफ हो। और फिर आता है छठा और आखिरी घटक, प्रतिक्रिया तंत्र या फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये सिस्टम को सुधारने की कुंजी है। देखिए, जो जानकारी प्रदान की गई वो कितनी प्रभावी रही, क्या फैसले सही साबित हुए, इस पे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है ताकि सिस्टम को पता चले कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। हाँ, और MIS को बेहतर बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जा सके। ये तो बहुत ही तार्किक ढांचा है, लेकिन इसे किसी असली कंपनी में लागू होते हुए देखना अलग ही बात होगी। बिल्कुल, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में समझ आता है। तो स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन वास्तविक दुनिया का उदाहरण दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक का SBI, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। हाँ, SBI की विशालता की कल्पना कीजिए, करोड़ों ग्राहक, हजारों शाखाएं। वहां ये MIS के 6 घटक कैसे काम करते हैं, जरा इस पर बात करते हैं। SBI का उदाहरण एकदम सटीक है। अगर हम पहले घटक डेटा संग्रह की बात करें तो SBI में डेटा कहां से आता है? हर जगह से। बिल्कुल, ग्राहकों के लेन देन, ऋण आवेदन, आम बाजार के रुझान और आर्थिक संकेतकों जैसे विशाल डेटा को वे इकट्ठा करते हैं। कोई ATM से पैसे निकाल रहा है, कोई ऐप यूज कर रहा है, सब डेटा है। हाँ, और फिर दूसरा कदम SBI में डेटा प्रोसेसिंग। इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करना तो बहुत जटिल होता है। वे परिष्कृत बैंकिंग सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स टूल का उपयोग करते हैं। इस डेटा से ग्राहकों के व्यवहार और बाजार की गतिविधियों को समझते हैं। और जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट भी करते होंगे। बिल्कुल, कौन लोन चुका सकता है, कौन नहीं, ये मूल्यवान अंतर्दृष्टि इसी प्रोसेसिंग से निकलती है। और फिर इस पूरे प्रोसेस किए गए डेटा का भंडारण और पुनरुत्प्राप्ति। SBI में यह जानकारी केंद्रीकृत डेटाबेस यानी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सुरक्षित रखी जाती है ताकि पूरे देश में कहीं से भी एक्सेस हो सके। हाँ, लेकिन बैंक मैनेजर अपनी जरूरत के हिसाब से विशेष MIS डैशबोर्ड के जरिए उसे तुरंत प्राप्त करते हैं। मतलब ब्रांच मैनेजर को सिर्फ अपनी ब्रांच का डेटा दिखेगा और हेड ऑफिस को पूरे देश का। एकदम सही, ये उनके पुनर्प्राप्ति सिस्टम की खूबी है। और सूचना का प्रसार कैसे होता है वहां? इसके लिए वे रियल टाइम डैशबोर्ड, अलर्ट और रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि अधिकारियों को संसाधन आवंटन या रिसोर्स एलोकेशन में मदद मिले। हाँ, और जोखिम प्रबंधन और मार्केटिंग रणनीतियों पर वे ठोस निर्णय ले सकें। अगर कहीं कोई रिस्क बढ़ रहा है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता होगा। बिल्कुल। और अंत में सबसे जरूरी, SBI में प्रतिक्रिया तंत्र, फीडबैक। हाँ, SBI लगातार अपने प्रबंधकों और कर्मचारियों से इनपुट लेता है कि जो डेटा सिस्टम दे रहा है वो जमीन पर काम कर रहा है या नहीं। जी, इसी तरह वे अपने MIS की प्रभावशीलता की निगरानी करते हैं और उसे अनुकूलित यानी ऑप्टिमाइज करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इससे साफ हो जाता है कि MIS सिर्फ एक तकनीकी ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में कच्चे डेटा को सार्थक फैसलों में बदलने की एक पूरी यात्रा है। SBI जैसे बड़े संगठनों की सफलता के पीछे यही व्यवस्थित डेटा प्रवाह और उसका निरंतर सुधार काम करता है। यही फीडबैक लूप उन्हें हमेशा आगे रखता है। बिल्कुल।
तो आज की इस गहन चर्चा का सार यही है कि जानकारी का सही इस्तेमाल ही ताकत है। और वो इस्तेमाल सही MIS के बिना संभव नहीं है। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। स्रोत सामग्री को देखते हुए एक बात सोचने वाली है। जी बताइए। चूंकि MIS पूरी तरह से सटीक डेटा प्रोसेसिंग और फीडबैक तंत्र पर निर्भर करता है, तो ये सोचने वाली बात है कि जब इस तरह के सिस्टम किसी विशाल संगठन के हर छोटे बड़े फैसले को चला रहे हो, तो क्या होगा अगर फीडबैक तंत्र उस जानकारी में छिपी किसी खामी को पकड़ने में विफल हो जाए? ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, क्या हमारी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से उस डेटा की गुणवत्ता की गुलाम बन जाती है जिसे हम प्रोसेस कर रहे हैं? अगर सिस्टम गलत सीख ले तो पूरा संगठन गलत दिशा में जा सकता है। एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वे इस पर जरूर विचार करें। डेटा हमारी मदद कर रहा है या हम उस पर पूरी तरह से आश्रित हो गए हैं? इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।